Hello and welcome to the Rumels Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 25th October 2022. For more updates and study materials, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article is regarding the United States. ठीक है, तो ये recent development के बारे में है, which is based on semiconductor. So through this article we'll learn about the semiconductor industry और ये क्यों इतना significant है. So देखिए न्यूज़ कहता है the US has recently passed the CHIPS Act. तो CHIPS जो है it stands for creating helpful incentives to produce semiconductor. तो ये basically उनका initiative है which will be regarding the promotion और आप कह सकते हो the production of semiconductors in their own country. So according to this particular CHIPS Act, the US companies will be prohibited from exporting critical chip manufacturing tools to China. ठीक है, तो जो यूएस पे जो कंपनीज है which produces semiconductors उनको हेल्प किया जाएगा, but they in turn will not be allowed to deal with China. So this can be important for our prelims, and from mains it can be important from GS paper to effect of policies and politics of countries on India's interest, and from GS paper 3 because it is about semiconductors. So we'll be taking some knowledge about this semiconductor based on our science and technology point of view as well, and this has been taken from the Indian Express. ठीक है, तो एज आई वाज सेइंग, सो जो कंट्रीज हैं दे विल बी प्रोहिबिटेड, या आप कह सकते हो जो ये एक्ट है दिस विल बेसिकली प्रोहिबिट द यूएस सिटीजंस एंड कंपनीज फ्रॉम प्रोवाइडिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असिस्टेंस टू चाइनीज कंपनीज व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो ये जो हेल्प है द इंसेंटिव जो है ये यूएस कंपनीज को मिलेगा, बट दे विल नॉट बी अलाउड टू हेल्प यू कैन से टू द चाइनीज कंपनीज, एंड ऑल्सो इट विल हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन चाइना. और अगर चाइना पे इंपैक्ट होगा देन द ग्लोबल कंसिक्वेंसेज मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड. तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया के बारे में भी क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है. तो एज आई वाज सेइंग अबाउट द करंट कंटेक्स्ट, द यूएस हैज बैंड द सेल ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स टू चाइना, एस्केलेटिंग एफर्ट्स टू कंटेन चाइनाज टेक एंड मिलिट्री एम्बिशंस. तो आपको ऑलरेडी पता है अबाउट चाइना's aggressive policies, right? Like how they used their power, how they used their army or the military to suppress countries like Taiwan. है कि नहीं. तो इसी को आप कह सकते हो कि बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो वेपन्स होता है तो वेपन्स में एक मेजर कंपोनेंट होता है सेमीकंडक्टर्स. तो इसीलिए यूएस इज बेसिकली बैंड द सेल ऑफ एडवांस कंप्यूटर चिप्स टू चाइना. दे मूव्स आर डिजाइन टू कट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टू चाइना दैट मे बी यूज्ड अक्रॉस सेक्टर्स इंक्लूडिंग एडवांस कंप्यूटिंग एंड वेपन मैन्युफैक्चर. तो जितना यहाँ पे वेपन मैन्युफैक्चर्स एंड एडवांस कंप्यूटिंग में तो जो भी सारा यहाँ पे टेक्नोलॉजीज यूज होता है, मेजर कंपोनेंट एज आई टोल्ड यू इज सिलिकॉन. तो इसी को आप बेसिकली आप कह सकते हो कि यूएस हैज ट्राइड टू कट ऑफ द सप्लाईज. ठीक है, सो दैट आप कह सकते हो कि चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसीज है उसको थोड़ा डैम्पन किया जा सके. ठीक है, द क्रैकडाउन मार्क्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्शन बाय यूएसए अगेंस्ट चाइना इन ऑन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स इन डिकेड्स. तो देखिए इस तरीके का यूएस ने कभी इन मैनी डिकेड्स आप कह सकते हो कि इस तरीके का एक इनिशिएटिव नहीं लिया था. ठीक है, बट दिस टाइम द यूएस हैज बिकम, आप कह सकते हो कि ये भी एक नया स्टेप है फ्रॉम द यूएस साइड टू सप्रेस द एग्रेसिव पॉलिसीज और टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, और ये जो इनिशिएटिव है दिस इज एक्चुअली गोइंग टू एस्केलेट अ ट्रेड वॉर और ट्रेड बैटल बिटवीन द टू मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज यूएस एंड चाइना. अब ये जो ट्रेड वॉर है, ट्रेड बैटल है बिटवीन द यूएस एंड द चाइना, इस केस में क्या हो जाता है देखिए जो ग्लोबल सप्लाई चेन है इसमें भी अभी रोक तो आ सकता है. ठीक है, एंड बिकॉज यू नो दैट इंडिया इज अ मेजर एक्सपोर्टर मेजर इंपोर्टर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सो दिस मे हैव अ कंसीक्वेंस, अ डायरेक्ट और एन इनडायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑन इंडिया एज वेल. अब ये जो रिसेंट एक्ट है दैट इज द यूएस ने जो पास किया द चिप्स एक्ट, सो दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, तो जिस तरीके से इंडिया में आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत सारे स्कीम है जैसे कि पीएलआई है कि नहीं, दैट इज द प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव. तो इसी तरीके से यहाँ पे एक इंसेंटिव दिया गया है टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल्सो द साइंस एक्ट ऑफ 2022. ये जो बिल है प्रोवाइड सब्सिडीज एंड एडिशनल टैक्स ब्रेक्स टू कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर चिप्स इन द यूएस. तो जो भी कंपनीज यहाँ पे ज्यादा आप कह सकते हो कि चिप्स वगैरह या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करेगा उन कंपनीज को क्या मिलेगा, सब्सिडीज मिलेगा एंड ऑल्सो टैक्स बेनिफिट्स भी इनको दिया जाएगा. However, semiconductor companies that receive financial assistance under this bill are prohibited from constructing high-tech facilities in China for the next 10 years. तो जो कंपनीज को यहाँ पे हेल्प मिलेगा they are not allowed to deal directly or indirectly with China. ठीक है, तो this is how US is trying to curb the influence of China through this particular CHIPS Act. तो चलिए बात करते हैं about the reasons which are considered or which are potential behind this initiative of US.
तो दो चीज़ यहाँ पे बताया गया है, एक हो गया हेजेमोनी के बारे में, दूसरा हो गया ह्यूमिलिएशन के बारे में, ठीक है। तो हेजेमोनी यू शुड नो इट इज द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिटरी प्रीडोमिनेंस ऑफ वन कंट्री और स्टेट ओवर द अदर कंट्रीज। तो यूएस ऑलवेज वांट्स टू बी एट द टॉप ऑफ द ग्रुप्स, राइट। तो इसीलिए अमेरिका वांट्स टू मेंटेन इट्स हेजेमोनी बाय imposing sanctions on China so that the influence of China can be curbed basically. This sanction may also benefit the allies of America. अब ये सब बात है, अगर यहाँ पे मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग अगर if it is enhanced in case of USA, जो allies है which deals directly with USA, for example the Western European countries or mainly आप कह सकते हो जो NATO का part है, तो they would also be able to benefit from this particular act. However, it will have an impact on the global trading and financial order as economy today is interdependent. For example, India के केस में as I told you, because India is a major importer of such particular technologies, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें आ सकता है डिसरप्शंस, ठीक है, which can have a negative impact on countries that import such technologies. And humiliation, देखिए अमेरिका has come up with the sanctions जो है ना just before the party congress, तो यहाँ पे पार्टी कांग्रेस जस्ट पहले ही आया है in order to humiliate China, ठीक है। and it also has आप कह सकते हो कि basically through this particular act US is trying to show a new colonial mentality of America, ठीक है। तो ये जो न्यू colonial mentality है, it is the new form of आप कह सकते हो जो पहले वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज करते थे, तो दिस इज बेसिकली a new colonial new form of colonialism that US is trying to exhibit through this particular act. However, it is expected that China will also retaliate. Obvious सा बात है कि China is not going to be quiet regarding this particular initiative or act of USA. China will also retaliate in its own way. So as I told you, this particular initiative of US and also the probable retaliation by the Chinese side, so this are going to have a long-term consequences. चलिए कुछ consequences के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज फॉर पार्टनरशिप। नाउ यू शुड नो दैट यूएस जो है और चाइना जो है दे कंप्लीटली रिप्रेजेंट डिफरेंट एक्सेस। दैट इज यू कैन से कि यूएस जो है इट इज एट द एपेक्स ऑफ द वेस्टर्न एक्सेस और चाइना जो है इट इज एट द एपेक्स ऑफ द ईस्टर्न एक्सेस। अगर आप वर्ल्ड को आप दो एक्सेस में अगर आपसे डिवाइड करते हो तो ठीक है, तो बिकॉज बोथ आर द मेजर पावर्स या आप कह सकते हो द टॉप इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो जो करंट सैंक्शन है इट विल फर्दर डिग्रेड द रिलेशनशिप ऑफ यूएस एंड चाइना। मोर ओवर इट कैन ऑल्सो इंप्रूव द पार्टनरशिप ऑफ कंट्रीज विद द यूएस एज कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज लुकिंग। बिकॉज देखिए अब ऐसा मतलब आप कह सकते हो इट हैज कम टू द लाइट एंड इट इज नो मोर अ सीक्रेट दैट चाइना के साथ जो डील करता है, चाइना से जो भी कंट्रीज हेल्प आप कह सकते हो या ट्रेड बेनिफिट्स देता है, दैट कंट्रीज आप कह सकते हो कि कंट्रीज लाइक यू कैन से लाइक पाकिस्तान के बारे में, देन यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका। नाउ दे बेसिकली एंड अप इनटू अ डेट ट्रैप, लेकिन एक डेट ट्रैप में वो फंस जाता है। सो इसीलिए द कंट्रीज द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इंपोर्ट टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस फ्रॉम द यूएस। सो दिस इज गोइंग टू बेसिकली हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द टाइज ऑफ यूएस विद द अदर कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद द ग्लोबल सप्लाई चेन, एज आई टोल्ड यू कि इस तरीके का जो ट्रेड वार है, जो ट्रेड बैरल्स है ना, दे आर क्वाइट आप कह सकते हो कि डेट्रीमेंटल टू द ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है। सो दिस विल अफेक्ट द ग्लोबल सप्लाई चेन ऑर्डर एंड क्रिएट अनसर्टेनिटी। इट मे क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया, बिकॉज देखिए अगर इस तरीके से जब यहाँ पे ट्रेड वार होता है, ट्रेड बैटल होता है, तो इंडिया अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में इफ इट कैन मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स, देन सम डेवलपिंग कंट्रीज विल लुक फॉरवर्ड टू इंडिया ओनली, है कि नहीं, बिकॉज इंडिया इज एट द एपेक्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। बट देन अगेन इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज के दिन में, लेकिन एज ऑफ टुडे इट इज नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर, हेंस इट विल नॉट बी आप कह सकते हो कि बट द गेन्स फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी विल नॉट बी एज मच एज इट विल अफेक्ट द वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंडिया को भी यहाँ पे गेन नहीं मिलेगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्सो अबाउट स्ट्रेटेजिक कंसिक्वेंसेस, तो चाइना पोजेस अ थ्रेट टू इन्वेड ताइवान, एंड ताइवान यू शुड नो कि इट इज अ मेजर एलाई ऑफ यूएसए। This is the reason why. तो basically China था कि China is won't be able to militarily conquer the Taiwan region. This is the reason why आप कह सकते हो कि so that they gets demotivated और so that they become militarily weak. इसीलिए इस एक्ट को लाया गया है ताकि उनको सेमीकंडक्टर्स का जो सप्लाई है वो कम मिले, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, अब देखिए ये जो कंट्रीज है, द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल द G7 कंट्रीज या जो टॉप कंट्रीज है, द टॉप इकोनॉमिक्स वर्ल्ड, द टॉप इकोनॉमिक्स ऑफ द
world, they basically play a major role in the in curbing, आप कह सकते हो, global warming, or in taking steps towards climate against climate change. ठीक है, लेकिन इस तरीके का अगर बैटल होता है ना, this will going to negatively impact the climate as well. So therefore there are multiple angles of these sanctions, we can say, and it is tough to come to a conclusion of the consequences. However, one consequence of the sanction is very clear, that is the disruption of the global trade. Through what? Through the disruption of the global supply chain. इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग. इसके बारे में हम बात करेंगे बिकॉज रिसेंटली द सेकंड इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग जो है IADD वाज हेल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022. अब ये डिफेंस एक्सपो के बारे में आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स. इट टुक प्लेस इन गांधीनगर इन गुजरात. ये स्थिर इंपॉर्टेंट है, सो दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स, एंड थ्रू दिस विल आल्सो लर्न अबाउट द इंडिया अफ्रीका के टाइज के बारे में. सो इट कैन बी आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम GS पेपर 2. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. तो अब देखिए ये जो थीम है इस डायलॉग का थीम बताया गया है, इट इज अडॉप्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर सिनर्जाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन. ठीक है, सो बेसिकली ये जो डायलॉग है इट इज बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में. ठीक है, सो इसमें क्या हुआ, ये जो डायलॉग है, इस डायलॉग से एक चीज, एक डिक्लेरेशन यहाँ पे आप कह सकते हो, जो एग्रीमेंट यहाँ पे आया है, इसको कहा गया है द गांधीनगर डिक्लेरेशन. व्हाई? बिकॉज ये गांधीनगर में साइन हुआ है. ठीक है, तो द गांधीनगर डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड एज एन आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ द IADD 2022. ठीक है, तो रिसेंटली यहाँ पे जो डायलॉग हुआ था, दैट इज इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग 2022 का यही आउटकम है, द गांधीनगर डिक्लेरेशन. तो ये गांधीनगर डिक्लेरेशन क्या प्रपोज करता है? प्रपोज टू इनहेंस द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग इन ऑल एरियाज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये कोऑपरेशन जो है इट इज गोइंग टू बी विद इन इंडिया एंड अफ्रीका टू इंक्रीज द ट्रेनिंग स्लॉट्स एंड डेप्यूटेशन ऑफ ट्रेनिंग टीम्स, ऑलराइट, एंड आल्सो एम्पावरमेंट एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ अफ्रीका. आप कह सकते हो कि इस डिक्लेरेशन से, जो गांधीनगर डिक्लेरेशन से, अकॉर्डिंग टू दिस सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज विल टेक प्लेस. ठीक है, जो होगा आप कह सकते हो कि नेवी का एक्सरसाइज या मान लीजिए आर्मी का एक्सरसाइज, जो मिलिट्री जो डिफेंस एक्सरसाइजेस होता है बिटवीन कंट्रीज, तो दिस मे टेक प्लेस इन द कमिंग टाइम्स बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका. ठीक है, एंड आल्सो पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइजेस एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, बिकॉज बोथ द कंट्रीज आर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर, सो इन द टाइम ऑफ नीड दे हैव कमिटेड टू हेल्प ईच अदर. ठीक है, a volume on India-Africa defense cooperation was also released. सो हाउ इज इंडियाज रिलेशन विद अफ्रीका बीन? अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई भी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बिटवीन अबाउट अफ्रीका के रिलेशंस के बारे में, सो लेट्स टेक सम पॉइंट्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, अब देखिए जो भी कंट्रीज के साथ इंडिया का टाइज रहता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए रशिया का हो गया, US का हो गया, चाइना का हो गया, और यहाँ पे रिलेशन के बारे में ना कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ता ही है. ठीक है, तो चलिए इंडिया और अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं. तो पहला हो गया लोन एंड असिस्टेंस. सो इंडिया ऑलरेडी एक्सटेंडेड कंसेशनल लोन्स ऑफ over $12.3 billion to Africa. ठीक है, तो this amount of loan has been given as humanitarian aid, you can say, for the Africa by India. In addition, India has also granted $700 million of loan of grant assistance. ठीक है, ये assistance दिया गया from the Indian side. तो और इंडिया और अफ्रीका के बीच में बहुत सारा, यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडिया is also engaged and involved in the number of projects that have been carried out in Africa. तो चलिए देखते हैं. India has completed 197 projects so far. ठीक है, इस केस में आप देख सकते हैं कि 65 जो प्रोजेक्ट्स है दे आर करेंटली अंडर एग्जीक्यूशन एंड 81 आर एट द प्री एग्जीक्यूशन स्टेज. ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके का रिलेशन है. इंडिया एंड अफ्रीका हैज एक्चुअली गॉट अ स्ट्रांग रिलेशन बिकॉज इंडिया इज, यू कैन से, इंडिया इज एंगेज्ड और इन्वॉल्व्ड इन अ मेजर, यू कैन से, इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका. ठीक है, बिकॉज सो मेनी प्रोजेक्ट्स आर बीन कैरिड आउट. इन गाम्बिया के केस में इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड द नेशनल असेंबली, जो बिल्डिंग है ना, ये इंडिया ने बनाया है, एंड अंडरटेकन प्रोजेक्ट्स इन वाटर सप्लाई एज वेल, because India, you should know, it is a pioneer of water conservation or irrigation. So this is the reason why we take a lot of initiative in helping other countries as well. So undertaken projects in water supply, agriculture and food processing के केस में. In Zambia में, देखिए ये होगा गाम्बिया में. अब जाम्बिया में India is involved in an important hydropower project and in supply of vehicles as well. Mauritius के केस में recent notable projects include the Metro Express. तो जो Metro Express है, the new Supreme Court and other social housing, now they are being built in the initiative of India only.
ठीक है। इन नामीबिया के केस में न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आईटी हैज बिकम जस्ट ऑपरेशनल बना है, ठीक है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आईटी, दिस हैज बीन डन अंडर द इनिशिएटिव ऑफ इंडिया ओनली, वेयरएज इन साउथ सुडान के केस में इंडिया इज फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो यू कैन सी दिस आर ऑल द अफ्रीकन कंट्रीज, राइट। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज में आप देख सकते हैं किस तरीके से इंडिया हैज टेकन इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका, इन स्ट्रेंथनिंग द टाइज ऑफ दिस इंडिया एंड अफ्रीका, ठीक है। तो दिस इज हाउ इंडिया इज डूइंग इट्स पार्ट एंड दिस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स एज वेल। तो काइंडली ये थोड़ा इसके बारे में याद कर लीजिएगा सो दैट यू कैन डील विद एनी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम इंडिया एंड अफ्रीका। द नेक्स्ट वन इज अबाउट दी रिसेंट रेनफॉल के बारे में। आपको पता होगा कि आज के दिन में भी और कल के दिन में भी जो दिवाली था तो ये काफी ही आप कह सकते हो कि एक मॉइस्ट तरीके का था, बिकॉज इट वाज डैम्पेंड बाय दी फ्रीक्वेंट रेनफॉल, राइट। अब ये जो रेनफॉल है नॉर्मली आप देखोगे कि समर के टाइम में जब होता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द मॉनसून, बिकॉज यू शुड नो कि इंडिया के केस में 70% ऑफ द रेनफॉल इज कंट्रीब्यूटेड बाय मॉनसून अलोन। लेकिन अभी तो ये मॉनसून सीजन है नहीं, तो अभी जो रेनफॉल है इट इज बेसिकली इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन सितरंग, ठीक है। तो ये साइक्लोन इंपॉर्टेंट है। तो द न्यूज सेज दैट अ साइक्लोन हैज रोड इनटू द बांग्लादेश कोस्ट ऑन October 25, 2022, किलिंग एटलीस्ट 9 पीपल। तो यहाँ पे 9 पर्सन का डेथ हुआ है ऑल टोटल, डिस्ट्रॉइंग houses, uprooting trees and disrupting roads, powers and communication links. So during a cyclone a lot of tragic events do take place. So this is basically hitting the coast in the eastern coast of India, and this can be important from prelims because आपको पूछेगा कि ये कहाँ पे हुआ था सितरंग, और मेंस के पर्सपेक्टिव से it can be important। जो साइक्लोन का फेनोमेना है जिसके बारे में बाकी बात करेंगे, तो साइक्लोन can be important from our geography point of view. It has been taken from the Hindu। सो देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है। यू शुड नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक मतलब द रीजन व्हिच लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 20.5 डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 20.5 डिग्री साउथ। तो जो रीजन है बीच में उसी को ट्रॉपिक्स कहा जाता है। तो ये जो साइक्लोन्स है दे बेसिकली ऑकर द ट्रॉपिकल रीजन। सो द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर वायलेंट स्टॉर्म्स दैट ओरिजिनेट ओवर द ओशंस एंड ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। तो जो भी सारा ओशंस है ट्रॉपिकल एरिया, स्पेशली इंडियन ओशन में इसे साइक्लोन कहा जाता है। अलग अलग ओशंस में इसका नाम अलग अलग हो जाता है। I'll tell you about it, but इंडिया के केस में these are known as cyclones, so इंडियन ओशन में, and move over to the coastal areas, ठीक है। और जब ये कोस्ट में आ जाता है, when it moves towards the coast, देखिए साइक्लोन जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, you should know that they originate on in the sea surfaces। तो sea surfaces में ये मूव करता रहता है, लेकिन जैसे it hits the coast, it dissipates, ठीक है, वो गायब हो जाता है, ठीक है। But before hitting the coast or upon hitting the coast also, it will lead to आप कह सकते हो कि formation of too much of cumulus cloud या nimbus cloud, which also leads to frequent downpour or torrential rainfall we can say, right। और because आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इवन दो इट इज अ लैंडलॉक्ड रीजन, बट स्टिल जो बे ऑफ बंगाल है ना, इट इज क्वाइट इन आवर विसिनिटी ओनली। तो इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोन्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑल्सो एज एन इम्पैक्ट ऑफ द इम्पैक्ट आप कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एज वेल, ठीक है। So this is bring about large scale destruction caused by violent winds, very heavy rainfall and storm surges. This basically happens during a tropical cyclone. These are low pressure cell। अब देखिए जो साइक्लोन्स है, साइक्लोन तभी होता है ओरिजिनल जब बीच में क्या हो जाता है, एक लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर क्यों होता है? When the temperature is high, you must be knowing, right? Because atmospheric pressure जो है it is inversely proportional to temperature। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा, यहाँ पे एक लो प्रेशर सेल बन जाता है। एंड लो प्रेशर यू शुड नो कि इट व्हाट इट डज इज दैट लो प्रेशर are zones of convergence of wind, ठीक है। तो विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आसपास में मान लीजिए यहाँ पे जितना भी हाई प्रेशर था ना, ये सारा हाई प्रेशर से विंड आ जाता है लो प्रेशर में। बिकॉज वाई विंड हमेशा ब्लो करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यू शुड नो इट, राइट। तो ये ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जैसे ही यहाँ पे विंड आता है, दे बेसिकली गेट डिफ्लेक्टेड। अब देखिए विंड तो ऐसा आना चाहिए था, लेकिन डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? डिफ्लेक्शन ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ अ फोर्स, ऑफ अ स्यूडो फोर्स नोन एज द कोरियोलिस force, okay। So Coriolis force is basically a pseudo force and apparent force which is generated because of the impact or the effect of rotation की वजह से about its axis। तो rotation के कारण यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो wind है they are deflected। अब क्योंकि हम इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया lies in the northern hemisphere, right। तो northern hemisphere में क्या होता है, जो wind है ना, the wind gets deflected to the right
और साउथ में क्या होता है, दैट इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द इक्वेटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, द विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड टू द लेफ्ट, ठीक है, डिफ्लेक्शन कॉज करता है कोरियोलिस फोर्स। अब ये जो कोरियोलिस फोर्स है इट इज डिफ्लेक्टिंग द विंड्स इन द नॉर्थ, ये राइट में डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब देखिए राइट में डिफ्लेक्ट हो रहा है और कन्वर्ज भी कर रहा है, इस तरीके से ये कन्वर्ज हो रहा है लो प्रेशर में। सो यू कैन सी दिस डायरेक्शन, इट इज अगेंस्ट द मूवमेंट ऑफ क्लॉक, राइट, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, या आप कह सकते हो ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। और यहां पे जो लो प्रेशर वेदर सिस्टम है इन विंड, तो इक्वल और एक्सिड स्पीड्स ऑफ देखिए 62 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहता है इन द मूवमेंट, ठीक है। तो दिस इज हाउ द साइक्लोन ऑकर्स, यू कैन से। सो विंड्स जो है इट सर्कुलेट अराउंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई टोल्ड यू व्हाई एंटी क्लॉकवाइज, व्हाई, बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। अदरवाइज विंड डायरेक्टली इस तरीके से यहां पे कन्वर्ज होता। ये जो आप देख सकते हो जो ये डिफ्लेक्शन हुआ है ना विंड का, ये सीधा विंड क्यों नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड्स आर डिफ्लेक्टेड टू द राइट, और ये राइट में जाके ऐसे इस तरीके से कन्वर्ज होता है। हेंस द डायरेक्शन ऑफ द यू कैन से द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन केस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ में यहां पे क्या होता है, विंड जो है ना वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होता है, और लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ज होता है, तो इट बिकम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। I hope you got some idea about the tropical cyclone. Tropical इसीलिए कहते हैं because refers to the geographical origin of the system which form almost exclusively over tropical seas. So, tropical, I told you, tropic region, it refers to the region of the world which is between the Tropic of Cancer in the north and Tropic of Capricorn in the south, right? There's one more thing about Sitrang that you should know is that Sitrang जो ये नाम है, it has been given by Thailand. तो कभी ये भी पूछता है कि ये कंट्री किस कंट्री ने नाम दिया है, तो this time the name cyclone has been given by Thailand. तो अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो this you can see the picture, ये जो रीजन है that is in the Indian Ocean में से कहा जाता है साइक्लोन्स। देखिए इंडियन ओशन है ये, तो यहाँ पे कहा जाता है साइक्लोन्स। तो you can say कि in the आप कह सकते हो कि ये जो अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन में, तो यहां पे इसे कहा जाता है, इट इज नोन एज हरिकेन्स कहा जाता है, ठीक है। हरिकेन्स आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओनली, दिस आर नोन एज हरिकेन्स। तो अलग अलग जगह पे नाम अलग अलग है। एंड इन द केस ऑफ द साउथ चाइना सी में आप देख सकते हैं, या आप कह सकते हो कि ये जो ईस्टर्न जो ये पैसिफिक ओशन है, ठीक है, सॉरी जो ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसे कहा जाता है टाइफून्स। ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, द नेम्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज सेम फिनोमेना है बट द नेम्स आर डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशंस। So tropical cyclones striking India generally originate in the eastern side of India, ठीक है। अगर ये इंडिया मान लेते तो मोस्ट जो यहाँ पे मोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ना वो ईस्टर्न साइड में, दैट इज बे ऑफ बंगाल में होता है ओरिजिनेट, ठीक है। सो बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि अरेबियन सी में नहीं होता, अरेबियन सी में भी होता है, बट बे ऑफ बंगाल जो रीजन है ना वो ज्यादा प्रोन है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इज मोर प्रोन टू दी साइक्लोन देन अरेबियन सी बिकॉज इट गेट्स हायर सी सर्फेस टेम्परेचर। अब देखिए यू शुड नो कि इक्वेटर के पास में ना जो विंड है, बिकॉज ऑफ द ट्रेड विंड्स वी कैन से, तो पानी जो है ना पानी मूव करता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये राइट टू लेफ्ट मूव करके इस जगह पे क्योंकि पानी आके रह जाता है, यहाँ पे फंस जाता है, तो जो वार्म वाटर है ना, यू विल फाइंड आउट टेम्परेचर इज क्वाइट वार्म हियर सी सरफेस का। एंड आई टोल्ड यू कि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तब बनेगा लो प्रेशर, और जब लो प्रेशर बनेगा तभी तो बनेगा आप कह सकते हो कि साइक्लोन्स, yes or no? So Bay of Bengal is more prone because it gets higher sea surface temperature and low vertical shear winds and has enough moisture in the middle layers of the atmosphere. अब यहाँ पे moisture बहुत important है because अगर moisture ही नहीं है तो आप कह सकते हो कि how do you think this the rainfalls or the cyclone will appear, right? The frequency जो है of cyclone in this region is bimodal. तो बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है यहाँ पे जितना भी आप देखोगे साइक्लोन, ये नॉर्मली दो टाइम में होता है इन द ईयर। पहला हो जाता है ड्यूरिंग द मे एंड जून टाइम, मे एंड जून दैट इज समर के टाइम में, और दूसरा ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर दैट इज ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून की भी कह सकते हैं, तो इसे आप विंटर सीजन भी कह सकते हो। अब ये जो कंडीशंस है, देखिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन। तो पहला हो गया एक वार्म सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज वार्म सरफेस रहेगा तो तभी तो यहाँ पे लो प्रेशर सेल बनेगा, है कि नहीं। तो टेम्परेचर ऑन एट द पर्टिकुलर सी सरफेस इट शुड बी अराउंड 26 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसी टेम्परेचर में क्या बन जाएगा, एक लो प्रेशर सेल बनेगा। देन हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब देखिए ह्यूमिडिटी बेसिकली रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है दैट इज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर
जो है इट शुड बी, आप कह सकते हो कि इट शुड बी प्रीटी हाई इन नेचर, काफी ज्यादा कंटेंट होना चाहिए। सो अप टू 5000 मीटर्स, ठीक है, दैट इज 5 किलोमीटर तक यहाँ पे जो सरफेस है या आप कह सकते हो जो लोअर एटमोस्फियर है उसमें काफी मॉइस्चर होना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज दिस मॉइस्चर वो बाकी वो ऊपर चला जाएगा और वो क्लाउड्स बनेगा, उसके बाद वो बारिश कॉज करेगा। एटमोस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी बेसिकली द राइजिंग ऑफ द वार्म एयर, ठीक है, यहाँ पे जो मॉइस्चर भरा जो वार्म एयर है इट बेसिकली राइजेस अप एंड दिस एटमोस्फेरिक इंस्टेबिलिटी इट एनकरेजेस द फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलस क्लाउड। क्यूमुलस क्लाउड आर डेंस क्लाउड, ठीक है, आपने देखा होगा, ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो वर्टिकली जो ये हाई क्लाउड्स रहते हैं which is mostly responsible for causing the torrential downpour, the storms, तो इसी को cumulus cloud कहते हैं। तो whenever the warm air is rising up, this is known as atmospheric instability and this also leads to the formation of cumulus cloud, ठीक है, and this basically at some point of time it will lead to precipitation as well. So low vertical wind between the lower and the higher levels of the atmosphere that do not allow the heat generated and released by the cloud to get transported from the area। तो यहाँ पे because of the low vertical wind, ठीक है, यहाँ पे vertical wind क्योंकि कम रहता है, so it will not be allowing the heat generated and released by the cloud to get transported from the area, क्योंकि अगर heat यहाँ से आप कह सकते हो कि ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, it will not be suitable for the occurrence of precipitation। अब the presence of cyclonic vorticity, that is rate of rotation of air, ठीक है, जिस रेट पे रोटेशन होता है that initiates and favors rotation of the air cyclonically, ठीक है। Now this vorticity is also important regarding the occurrence of cyclone। Then location over the ocean at least 4 to 5 degree latitude away from the equator। देखिए इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर में यहाँ पे जो विंड्स और डिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्यों? बिकॉज द कोरोलिस फोर्स जो है वो यहाँ पे एब्सेंट रहता है, ठीक है, तो कोरोलिस फोर्स का जो इंपैक्ट है इट इज नॉट प्रोनाउंस इन द इक्वेटर एंड एज सच इक्वेटर में आपको साइक्लोन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा थोड़ा आप कह सकते अवे फ्रॉम द इक्वेटर, दैट इज इक्वेटर के नॉर्थ में या साउथ में, ठीक है, बिकॉज जो साइक्लोन है, साइक्लोन तभी होगा ओरिजिनल जब विंड्स यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब नॉर्मल अगर विंड्स कन्वर्ज होता है लो प्रेशर में दैट वुड नॉट बी कॉल्ड एज साइक्लोन। साइक्लोन के लिए विंड्स यहाँ पे कन्वर्ज, आप कह सकते हो विंड्स तो कन्वर्ज होना ही पड़ेगा, लेकिन विंड्स हैव टू गेट डिफ्लेक्टेड, ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई इट वुड बी ऑकरिंग एट 4 to 5 degree latitude away from the equator, not at the equator। Okay, so this is how you can see। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक लो प्रेशर सेल रहता है बीच में, तो ये मान लीजिए आपका सी सरफेस है, सी सरफेस में जो लो प्रेशर है तो इसमें आप देख सकते हैं कि विंड्स का हो रहा है कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस होने के बाद बिकॉज द वार्म एयर जो है इट इज लाइट इन नेचर, तो दिस इज द रीजन व्हाई द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है, जहाँ पे विंड क्या होता है वर्टिकली राइज होता है एंड वर्टिकली राइज होकर बिकॉज द टेम्परेचर एट द हायर रीचेस ऑफ द एटमोस्फियर, टेम्परेचर कम रहता है ना, तो उसमें हो जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, तो ये वाटर कुछ और नहीं, ये क्लाउड्स ही है, और ये जो क्लाउड है बिकॉज सो मच ऑफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट फ्रॉम विच इज डिराइव फ्रॉम द सी सरफेस ऑफ द बे ऑफ बंगाल, दिस इज द रीजन व्हाई आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाउड फॉर्म होता है जिससे हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज क्यूमुलस क्लाउड और यू कैन आल्सो कॉल इट एज द cumulonimbus cloud। This is what happens during a cyclone। इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए ये कोई न्यूज़ के बारे में नहीं है, एक्चुअली ये न्यूज़ पे बेस्ड है, बट दिस इज बेसिकली एन एडिटोरियल, ठीक है, व्हिच हैज बीन रिटन बाय एम पांगिंग पाओ। तो ये आर्टिकल के बारे में हम कहेंगे, हम बात करेंगे, दैट इज अरुणाचल को यहाँ पे कंपेयर किया गया बर्मुदा ट्रायंगल के साथ, ठीक है, बर्मुदा ट्रायंगल विच इज ऑल्सो नोन एज द डेविल्स ट्रायंगल, यू मस्ट बी नोइंग इट इज एन अर्बन लीजेंड जो है एक फोकस करता है ऑन द लूजली डिफाइंड रीजन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, और ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन है माना जाता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड शिप्स आर सेट टू हैव डिसअपीयर्ड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। तो क्या अरुणाचल में भी ऐसा होता है, क्या अरुणाचल में भी एयरक्राफ्ट मिसिंग हो जाता है? हम इसके बारे में हम बात करेंगे बिकॉज दिस मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज रिसेंटली वी हैव लॉस्ट, आप कह सकते हो पार्टिकुलर 21 तारीख को, ठीक है, ऑन 21st of October वन एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एक्चुअली क्रैश्ड इन अपर सियांग, तो जिसमें 5 पर्सनल का आर्म पर्सनल का यहाँ पे डेथ भी हो चुका है। दिस इज क्वाइट ट्रेजिक टू अरुणाचल प्रदेश एंड टू इंडिया एज वेल। तो विल टॉक अबाउट इट कि किस तरीके से अरुणाचल में इतना एयर क्रैशेस होते रहते हैं। दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एंड फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव से ये अरुणाचल क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स। तो कॉजेस एंड फैक्टर्स से पहले थोड़ा बात करते हैं अबाउट द रीसेंट एयर क्रैशेस के बारे में व्हिच हैज टेकन प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश। सो देखिए इसी महीने में दैट इज अक्टूबर 2022 में 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ। एक हुआ है अक्टूबर 21 में जो कि रिसेंट है, जहां पे जो बॉडीज है वो रिसेंटली रिकवर किए गए हैं। वन एडवांस हेलीकॉप्टर यहाँ पे क्रैश हुआ है इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट व्हिच हैड किल्ड नियरली 5 पर्सनल का डेथ हुआ है,
ठीक है। और इसी महीने के बिगिनिंग में ऑन 5th of October वन चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, आपने शायद सुना होगा, इन तवांग रीजन में, दैट इज इन जिमीथांग। तो जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है ना, और तवांग का जो रीजन है, बिकॉज ऑफ इट्स रगेड नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफी के कारण इट इज क्वाइट वल्नरेबल टू द वी कैन से टू दी लाइक इवेंट्स लाइक एयर क्रैशेस, ठीक है। तो इस केस में भी यहाँ पे 5th October में वन पायलट वाज डाइड एंड ऑल्सो इट ऑल्सो क्रिटिकली इंजर्ड द अदर, ठीक है। और 2019 के केस में अगर हम जून का बात करें तो ऑन 3rd June 2019 एन AN-32 एयरक्राफ्ट ऑन अ रूटीन फ्लाइट फ्रॉम जोरहाट से मेचुका, एक फ्लाइट था रूटीन फ्लाइट विद 13 पर्सनल थे। नाउ दिस पर्टिकुलर फ्लाइट जो ये मेचुका में क्रैश हो गया था, ठीक है। सो दिस ट्रेजिक इवेंट जो टाइम एंड अगेन which are taking place in Arunachal Pradesh, this is actually leading the critics to compare this state of Arunachal Pradesh with Bermuda Triangle, ठीक है। क्योंकि Bermuda Triangle में भी यही तो mysterious conditions में the flight gets crashed, right? So यहाँ पे देखिए और भी इवेंट के बारे में बताया गया है कि since 1995 15 aircraft have been crashed, ठीक है। 15 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, जहां पे 112 लोगों का यहाँ पे डेथ हुआ है। अमंग दी क्रैश एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्या है, 12 हेलीकॉप्टर्स है, 2 AN-32 है एंड 1 Su-30 एयरक्राफ्ट है, ठीक है। सो दिस मेनी एयरक्राफ्ट हैव क्रैश इन दी लास्ट, आप कह सकते हो कि 1995 से। एंड ड्यूरिंग द लास्ट 12 ईयर्स के टाइम में देयर हैज बीन एन एवरेज ऑफ 1 एयरक्राफ्ट, एक साल में एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे, मतलब ऑन एवरेज, ठीक है। हर साल में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप देखोगे इन द लास्ट 12 ईयर्स एक ईयर में ऑन एन एवरेज 1 एयरक्राफ्ट हैज क्रैश, ठीक है। और इस क्रैश में 76 लाइफ, दैट इज 12 ईयर्स में 76 लाइफ का डेथ हुआ है, सो व्हिच मेक्स एन एवरेज ऑफ 9 लाइव्स लॉस्ट पर ईयर, ठीक है। अगर आप एक साल में देखेंगे एवरेज में वी हैव लॉस्ट 9 लाइव्स, एंड नॉर्मली ये जो लाइव्स है ना, दिस लाइव्स are basically they belong to the armed personnel, है कि नहीं। तो आप कह सकते हो इंडियन एयरफोर्स, या आप कह सकते हो देयर ऑल्सो ऑफ सम, आप कह सकते हो नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है अरुणाचल में, जो पॉलिटिकल विजिट है, जो सीएम वगैरह है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे विजिट टू द एयरक्राफ्ट ओनली या टू द हेलीकॉप्टर्स ओनली, ठीक है। सो वी हैव ऑल्सो लॉस्ट सच लाइव्स इन दिस ट्रेजिक इवेंट्स। So another worrying matter is that majority of these crashes have been in the Tawang area only. So this region जो है, this is quite vulnerable to such crashes. So many prominent lives have been lost in these crashes, including the sitting chief minister. You must be obviously आपको पता होगा about Dorji Khandu के death के बारे में in the year 2011. That is about the crash of the Pawan Hans, right? उसके बाद death of cabinet minister, the Indian minister, and also senior official. So many lives we have lost during this because of such aircraft crashes in Arunachal Pradesh. So this basically raises क्वेश्चन, और आप कह सकते हो कि दिस बेसिकली लीड्स द क्रिटिक टू कंपेयर अरुणाचल प्रदेश विद द बर्मुदा ट्रायंगल। सो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच हैज लेड टू सच पार्टिकुलर, यहाँ पे जो ऑथर ने क्या क्या फैक्टर्स के बारे में बताया है। बिकॉज अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, ऑब्वियसली यू हैव टू राइट द फैक्टर्स। तो चलिए फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला यहाँ पे आप कह सकते हो जो फैक्टर ये बताया गया अबाउट द बैड वेदर के बारे में, ठीक है। सो इट इज वाइडली नोन दैट द वेदर इन माउंटेनस अरुणाचल इज वेरी फिकल, ठीक है। फिकल का मीनिंग यही होता है, द वेदर इज डिस्क्राइब्ड एज फिकल इफ इट टेंड्स टू चेंज सडनली, ठीक है। मान लीजिए कि फ्लाइट का टेक ऑफ के टाइम में, या आप कह सकते हो जो एक फ्लाइट का टेक ऑफ के टाइम में द वेदर वाज क्लियर, लेकिन सडनली यहाँ पे जो वेदर है इन द माउंटेनस रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इट कैन चेंज एंड इट कैन बिकम क्लाउडी इन नेचर, ठीक है। सो दिस बेसिकली दिस फिकल वेदर कंडीशंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इट पोजेस अ थ्रेट टू द फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ठीक है। Despite the knowledge of fickle weather, most of the aircraft operating in our area are not configured. यहाँ पे जो aircraft है, कहा गया है the aircraft that flies or plies in the case of Arunachal Pradesh, they're outdated in nature, ठीक है। और आउटडेटेड होने के कारण यहाँ पे बहुत सारा आप कह सकते हो कि चीजें मिसिंग रहता है। फॉर एग्जांपल द एयरक्राफ्ट्स आर नॉट इक्विप्ड विद द टेरेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, विद द ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम, विद वेदर रेडर। तो ये जो चीजें हैं, जो ये यहाँ से जो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, नो दे आर नॉट इक्विप्ड इन द एयरक्राफ्ट और द हेलीकॉप्टर्स दैट फ्लाई इन अरुणाचल प्रदेश। तो कहा गया है कि दिस ऑल्सो मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड सो दैट वी कैन सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल इन अरुणाचल प्रदेश। The other factor causing this accident is pilot error. तो कहा गया है कि जो पायलट है, तो पायलट भी यहाँ पे थोड़ा the accidents also may take place because of the inexperience of the pilots, ठीक है। Despite the knowledge of bad and difficult weather, यहाँ पे पायलट क्या करते हैं, तो पायलट they take risk
ठीक है, दे टेक अ रिस्क टू पेनिट्रेट बैड वेदर इन माउंटेन, उनको लगता है कि वी विल बी एबल टू क्रॉस और वी विल बी एबल टू सरपास द रीजन, ठीक है, लेकिन ऐसा बहुत सारा इवेंट्स में इट इज सीन दैट द पायलट बेसिकली इट टेंड्स टू एंड, यू कैन से कि उस केस में क्या हो जाता है, कभी कभी लाइफ लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ द इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पायलट्स, ठीक है। एंड अनदर एस्पेक्ट इज द लैक ऑफ एसेंशियल सर्विसेज लाइक फायर टेंडर्स एंड पुअर मेंटेन हेलीपैड एंड द एयरपोर्ट, ठीक है। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि सो मेनी एयरपोर्ट और द एडवांस लैंडिंग ग्राउंड आर देयर, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ पासीघाट, तेजू, मेचुका, जीरो, होलोंगी में भी अभी आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे जो एयर ट्रैफिक है, द एयर ट्रैफिक इज गोइंग टू इंक्रीज इन द कमिंग डेज, बट वी शुड कीप इन माइंड दैट वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट सेविंग द लाइव्स ऑफ द पैसेंजर्स बाय यूजिंग प्रॉपर टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग द latest technology in our aircraft, and also by the implementation of experience, you can say the experienced pilots in the region. So these are the questions that I had asked in the previous video. Let's look at the answers. So the answers for the question are, तो पहला भी बताया गया वो the Swadesh Darshan scheme, which is about the Indian tourism के बारे में. So this is an initiative of the Ministry of Tourism, and also ये जो Indus Valley Civilization that has got a dockyard at Lothal. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.